नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो को यूज करिए एज ए क्यूज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में स्कोर मेंशन करके। इस क्वेश्चन में आपसे आर्कटिक काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि आर्कटिक काउंसिल की अगर बात करें, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहां पे आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है उस इश्यू को डिस्कस किया जाता है इस फोरम के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि रशिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे इस फोरम के मेंबर कंट्री हैं। और स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है हमारी कंट्री इंडिया इस फोरम का ऑब्जर्वर स्टेटस रिसीव करने वाली कंट्री है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें उससे पहले हमें देखना होगा इस मैप को, जिसमें आपको ये आर्कटिक ओशन जो है उसके आसपास का जो एरिया है, यानी एक सर्कल जो क्रिएट होता है, इस एरिया में जितनी भी कंट्री आती है उसका एक फॉरम बनाया गया जिसके अंदर कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट आती है। तो अब ये कहना कि भी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट है, ये बात गलत हो जाएगी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही बताया जा रहा था कि भी आर्कटिक काउंसिल की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी या फॉरम है जहां पे आर्कटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है उसे एड्रेस किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री को इस काउंसिल का एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस रिसीव करने वाली कंट्री में से है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बार वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस वाले पोर्शन को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी कंट्री है, ये स्वीडन, नॉर्वे, रशिया और इधर से आप कह सकते हैं यूएसए इसका पार्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें आपको बताना है कि इन जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों कंट्री में से कौन सी कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर नहीं है। यानी कि 3 कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर है और 1 कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओमान इसका मेंबर नहीं है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसे शॉर्ट में यूएई भी बोला जाता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ईरान इसका पार्ट नहीं है। यानी कि इस काउंसिल का कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ये आपको चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो ये मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो उस एरिया में जो कंट्री आती है जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्री हैं जो इस काउंसिल का मेंबर है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा टसल चलती रहती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है और जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं और यही कारण है कि ईरान इस ग्रुप का, इस काउंसिल का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी यानी कि ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पर्शियन गल्फ के अंदर जो कंट्री आती है उस कंट्री को आप देख सकते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये सब इसके पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमारी कंट्री के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो ली जाती है उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया जाता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है कि अकोमोडेटिव स्टैंस, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या होती है, यानी आपको ये बताना है ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, ये आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है जब सेंट्रल बैंक के द्वारा रेट को किसी डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाता है और मॉनेटरी फंड वगैरह को ध्यान में रखते हुए जब मनी की सप्लाई सिस्टम में इंक्रीज कर दी जाती है, उसे आप बोल सकते हो कि ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जब इंक्रीज करती है अपने रेट को और रिड्यूस कर देती है मनी को मार्केट से, इसको आप कह सकते हो ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की एक्चुअल में मीनिंग है।
और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जब मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है मनी को, इस प्रोसेस को, इस डिसीजन को आप कह सकते हो कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जब पॉलिसी रेट में अनचेंज रहती है यानी कि उसे एज इट इज रहने देती है, तो इस चीज को बोला जाता है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये 4 ऑप्शन के रूप में आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई जब मार्केट में फंड को इंक्रीज करना चाहती है यानी कि मार्केट में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि फंड को इंजेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये अपनाती है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जब रेट कट कर दिया जाता है, रेट कट करने का मतलब ये है कि अब इंटरेस्ट कम मिलेगा। जब इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोग बैंक वगैरह में डिपॉजिट कम करेंगे। जब बैंक में डिपॉजिट कम करेंगे तो मार्केट में मनी आ जाएगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, इसी को बोला जाता है एकोमोडेटिव स्टैंस गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे सांबर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको यह बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात की जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि सांबर लेक की अगर लोकेशन की बात करें कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है और जो कि लोकेटेड है गुजरात के अंदर। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है ये जो लेक है ये सराउंडेड है अरावली हिल पर्वत के द्वारा और इसके चारों तरफ अरावली हिल फैला हुआ है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो अगर हम बात करें सांबर लेक की, तो इसे रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो रामसर साइट होती है उसके अंदर इसे मेंशन किया गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट में आपको तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो सांबर लेक के बारे में गिवन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सांबर लेक की बात करें, इसकी अगर सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो इसकी लोकेशन राजस्थान के अंदर है, ना कि गुजरात के अंदर। यानी कि जो राजस्थान है हमारी कंट्री का जो स्टेट है यहां पर इसकी लोकेशन आती है, जबकि स्टेटमेंट 1 में आपको बोला गया कि गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन आती है, जो कि गलत हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है ये बिल्कुल गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया आपसे कि इस लेक को, ये जो लेक है चारों तरफ से अरावली हिल के द्वारा कवर किया गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और मेनली जो ये जो लेक है ये फेमस इसलिए है कि रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, वहां पे एक कन्वेंशन साइन की गई थी और उसके अकॉर्डिंग रामसर साइट की एक लिस्ट तैयार की गई है इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पे वेटलैंड एरिया को कवर किया जाता है। और हमारी कंट्री से ये जो लोकेशन है यानी कि सांबर लेक को, इसे उस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बाकी ये जो फेमस है, इस फेमस होने की वजह यह है कि इस एरिया में पूरे एशिया और साइबेरिया के जो एरिया, उस एरिया से बर्ड्स वगैरह, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह इस एरिया में बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि EIA के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें अगर हमारी कंट्री में, ये एक स्टैट्यूटरी डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा और ये जो लिया जाता है वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986 के तहत इस डिसीजन को, इस प्रोसेस को लिया जाता है, किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ये जो इंपैक्ट असेसमेंट है इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है जो इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, सोशल इशू होते हैं, इकोनॉमिक इशू होते हैं, जिसका इंपैक्ट हमारे प्रोजेक्ट वगैरह पे पड़ने वाला है, उसको डिसीजन लेने का और किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने से पहले इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसे फॉलो किया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये एक स्टैट्यूटरी डिसीजन है, हमारे स्टैंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, ये बात तो पार्टली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। इसके अंदर वो गलती इसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह का इन्वायरमेंट
इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए जो डिसीजन जो लिया जाता है वो लिया जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था उसके तहत डिसीजन लिया जाता है। यानी कि आपको ये जो एक्ट दे दिया गया था वो गलत दे दिया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो इसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे सोशल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, कल्चर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, या फिर आप कह सकते हो इसके ये सब, तो ये सारे जो रीजन है ह्यूमन रीजन आप कह सकते हो। और इसके बाद अगर हम नेचुरल रीजन की बात करें जिससे हमारी हेल्थ खराब वगैरह होती है या हमारे वाइल्ड लाइफ में जो चेंजेस आता है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग में डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले इसका जो भी असेसमेंट आता है उसे यूज किया जाता है आगे किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन था ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करे हैं। आज जो आपको रिवीजन करना है, ये स्क्रीन पर आपकी जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना चाहते हो, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।